सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादिच, आप सभी का फ्रेंड, आप सभी का कंपेनियन फॉर योर इंग्लिश कोर्स, स्पेशली योर इंग्लिश बडी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारे जो सेशन चल रहा है 24-25, उसकी पहली 11th क्लास की पहले चैप्टर की पहली कक्षा में एक शानदार, लाजवाब, दिल को छू लेने वाली, संवेदनाओं से, इमोशन से भरी हुई एक कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। तो पहली बात मेरी भैया ध्यान से सुन लो। आज पहले ही लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना कि सर लिटरेरी डिवाइस क्या है, सर इसकी थीम क्या है, सर इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सर इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। जो भी लेक्चर आए, जो भी चैप्टर स्टार्ट हो, उसका पहला लेक्चर केवल और केवल स्टोरी एंजॉय करने के लिए, जस्ट एंजॉय द पीस ऑफ लिटरेचर। यानी कि लिटरेचर यानी साहित्य का जो भी भाग हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम केवल और केवल एंजॉय करने वाले हैं, उसको केवल आनंद से देखने वाले हैं। क्योंकि आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है स्टोरी स्टाइल। तो एक बहुत ही शानदार और लाजवाब सी कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। देखते हैं आप लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं उस स्टोरी से, उस कहानी से। तो आप सभी अपने दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की है, आप जब छोटे थे, जब आप 6-7 साल के, 8 साल के जब तक थे, आपकी दादी माँ का नेचर बहुत अलग था। फिर आप जब 11-12 साल के हुए, थोड़े से 12-13 साल वाली जो एज आई, उसमें आपकी दादी माँ का नेचर थोड़ा और चेंज हो गया। अब जो वर्तमान में आपकी दादी माँ का आपके साथ नेचर होगा, वो थोड़ा सा और चेंज हुआ होगा समय के साथ में। कैसे आपकी दादी माँ का जो व्यवहार है आपके साथ में, प्रेम तो वैसा ही होगा, आत्मीयता वैसी होगी, आशीर्वादात्मक आत्मीयता उनकी रही होगी, लेकिन धीरे 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 बदलते वक्त के साथ आपकी दादी माँ से आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो भी धीरे धीरे चेंज होती जा रही। और बढ़ते हुए समय के साथ ही आपके मन में आपकी दादी माँ से जो एक लगाव है, वो लगाव भी धीरे 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 थोड़ा बदलता जा रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लगाव कम हुआ है या प्रेम कम हुआ है, लेकिन उस लगाव या प्रेम का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, कैसे खुशवंत सिंह जी के जीवन में आया और कैसे खुशवंत सिंह जी के जीवन में उनकी दादी माँ से संबंधित उनका जो प्रेम था, जो लगाव था, जो आत्मीयता थी, वो कैसे धीरे धीरे बदलती चली गई, बस इसी का ये चैप्टर होने वाला है। और इसी को हम बहुत ही करीब से, बहुत ही गहराई से इसको हम देखने वाले हैं और इसको हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत होती है कहानी की, और कहानी की शुरुआत में खुशवंत सिंह जी सबसे पहले ये बताते हैं मेरी दादी माँ दिखने में कैसी हैं। तो मेरी दादी माँ बिल्कुल एक सामान्य दादी माँ की तरह है। नेचुरल सी बात है, बहुत जवान तो होंगी नहीं, 24-25 साल की अवस्था तो वृद्धावस्था ही होगी। बहुत ही वृद्धावस्था में है वो, बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, सफेद रंग की साड़ी पहनती है और उस पर कोई दाग धब्बा कभी दिखाई नहीं देता। चांदी जैसे उनके बाल हैं, यानी कि सफेद उनके बाल हो गए हैं। और क्योंकि वो थोड़ी सी झुककर चलती हैं, तो एक हाथ से अपनी कमर को सपोर्ट देकर के झुककर वो चलती हैं और एक हाथ से लगाती है घर में झाड़ू और पूरे घर को स्वच्छ रखती है, साफ सुथरा रखती है। तो जब खुशवंत सिंह जी के माता पिता शहर में रह रहे थे, तब खुशवंत सिंह जी कुछ समय के लिए अपनी दादी माँ के साथ गांव में रह रहे थे। तो सुबह सोकर उठने से लेकर के, उनको तैयार करने से लेकर के, उनको स्कूल भेजने तक का सारा काम दादी माँ खुद ही करती थी, सारा काम दादी माँ खुद ही संभालती थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुशवंत सिंह जी, जहां पर कहानी शुरू हो रही है, वहां देख रहे हैं खुशवंत सिंह जी के लिए और दादी माँ के लिए उनके जीवन में केवल दो ही लोग, खुशवंत सिंह जी के लिए दादी माँ और दादी माँ के लिए खुशवंत सिंह। माता पिता जो है वो शहर में रहते हैं। तो स्कूल जो है वो स्कूल बिल्कुल जो मंदिर था, मंदिर के पास में ही था। तो वो कहते हैं कि भैया सुबह सुबह दादी माँ मुझे उठाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। और जब वो स्कूल के लिए मुझे तैयार कर रही होती थी, तो वो जो प्रार्थनाएं हैं, जो भगवान से वो प्रार्थनाएं करती है, जैसे अपने होता है ना, आपने देखा होगा घर में बड़े बूढ़े होते हैं, नहाते समय बड़े वो मंत्र और श्लोक बोलते हैं भगवान के, है ना। तो वैसे ही वो भगवान की सारी प्रार्थनाएं वो लगातार गुनगुनाती रहती थी, ताकि एक दिन वो प्रार्थनाएं मुझे याद हो जाए। और नहला धुला करके, और हम घर से कुछ बची हुई रोटियां ले लेते थे। तो जो हम मंदिर जाते थे, तो मंदिर जाते समय, आते समय हम जो आवारा कुत्ते होते हैं गली के अंदर, उन्हें रोटियां देते थे। दादी माँ जो है वहां बैठ करके मंदिर में प्रार्थना करती थी, और मैं वहीं पर मंदिर प्रांगण में जो विद्यालय था, स्कूल था, वहां पर मैं पढ़ाई करता। और पढ़ाई करने के बाद वापस मैं उनके साथ
लौट आता घर पे। तो इस तरीके से मेरा और दादी माँ का रिश्ता बहुत ही नजदीकी, बहुत ही क्लोज रिलेशन था हम दोनों के बीच में। और साथ ही साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी, बहुत राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करते थे। इस प्रकार खुशवंत सिंह जी हमें बताते हैं कि जीवन के शुरुआती चरण में वो अपनी दादी माँ से कितने लगाव रखते थे, कितना जुड़ाव रखते थे। आपकी और मेरी बात कर लीजिए। मुझे मेरी दादी माँ से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। मेरी दादी माँ के पास सोने का एक ही उद्देश्य होता था, कहानी सुननी है। और वो बढ़िया राजकुमारों वाली कहानी सुनाते हैं। हमारे यहाँ जैसे मैं जिस जगह से हूँ, राजस्थान से हूँ, अजमेर से, तो हमारे यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है ना। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, डायलेक्ट जो है हमारा, वो मारवाड़ी है, हमारी यहाँ की बोली है ना। तो वो मारवाड़ी में ही, राजस्थानी भाषा में ही सारी कहानियां वो सुनाया करती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता, तो मैं उनके पास रहता था। धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे देखने लगे, स्कूल जाने लगे, स्कूल का बर्डन बढ़ने लगा, बोझ बढ़ने लगा, तो कहानियां सुनने के लिए किसके पास टाइम। और अब दादी के पास क्या है, दादी नानी के पास वो जो कहानियां हैं वो भी लिमिटेड हैं। 5, 7, 10, 15, 20 कहानियां होंगी। अब वो 20 कहानियों को ही बार बार सुनना है। छोटे थे तब तो वो 20 कहानियां भी बार बार सुनाते थे ना, अच्छा लगा। अरे यार वो वाली सुनाना ना, घोड़े वाली, अरे वो राजा वाली सुनाना ना, अरे वो एक दिन आप राम जी वाली कहानी सुना रहे थे ना, वो सुनाना। तो एक कहानी जो एक बार सुन ली बचपन में, दोबारा तिबारा सुनने में, तीसरी चौथी बार सुनने में भी वो कहानी उतना ही मजा आता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम थोड़े मिच्योर होते हैं, तो हमें लगता है यार सुन ली ना यार, 50 बार सुन ली, 60 बार सुन ली, 100 बार सुन ली, कितनी बार अब उन्हीं कहानियों को वापस सुनना है। तो यही यही इसी पॉइंट से हमें यह समझना है, खुशवंत सिंह जी के माता पिता उन्हें गांव से शहर ले जाने के लिए आए, और शहर आने के बाद दादी माँ का और खुशवंत सिंह जी का जो रिश्ता है वो धीरे 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 थोड़ा सा कम होने लगा। दोनों अपने आप में थोड़ा सा रहने लगे। तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि जब वो शहर में आते हैं, तो अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और स्कूल जाने के लिए भी मोटर बस का इस्तेमाल करते हैं। तो दादी के साथ जो स्कूल जाया करते थे वो संगत बंद हो गई। अब दादी के साथ आना नहीं, जाना नहीं, क्योंकि बस से स्कूल जाना है और बस से ही वापस आना है। साथ ही साथ दादी जो पहले पढ़ाई में खुशवंत सिंह जी की मदद करती थी, अब जैसे ही वो किताबें खोलती हैं, किताबें खोलते के साथ ही सारी किताबें इंग्लिश में। अब वो न्यूटन्स लॉ देख रहा है, वहां पर ग्रेविटी देख रहा है, तो दादी माँ को कहाँ न्यूटन का लॉ, ग्रेविटी, ये सब कहाँ पता होगी। तो अब वो पढ़ाई में भी उसकी मदद नहीं कर पा रही। और जब उन्हें पता चलता है कि भैया इसको तो स्कूल के अंदर संगीत सिखाया जाता है, गाना बजाना सिखाते हैं, तो गांव के लोग जो है वो इसे बहुत ही बुरा पेशा मानते हैं, कि बहुत ही बुरे किस्म के लोग होते हैं जो गाना बजाने का काम करते हैं, यानी कि उन्हें थोड़ा सा वो निम्न मानती थी। तो उनका ये मानना था कि गाने बजाने वाले लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और इनको तो स्कूल में यही सारी चीजें सिखा रही। प्लस जब उन्हें यह पता चलता है कि भगवान, मैन्युस्क्रिप्ट या धर्म ग्रंथों के बारे में इन्हें ना कुछ बताया जा रहा है, ना कुछ पढ़ाया जा रहा है, तब दादी एक तरह का अलगपन महसूस करती है खुशवंत सिंह जी से। अब वो खुशवंत सिंह जी से बस थोड़ी बहुत ही बात करती है, ज्यादा उन्होंने उससे, खुशवंत सिंह जी से बातें करना बंद कर दिया। एकमात्र रिश्ता जो अब उनके बीच में रहा है, जो एक कॉमन पॉइंट उन दोनों के बीच में है, वो कॉमन पॉइंट ये है कि वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। तो आते जाते, हाय हेलो नमस्ते, उठना बैठने में हो जाती। थोड़े समय में जब खुशवंत सिंह जी थोड़े और बड़े होने लगे, तब उन्हें अपने निजी तौर पर रहने के लिए, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक अलग से कमरा दे दिया गया। इसके लिए चैप्टर में बहुत ही एक अच्छी, बहुत ही प्यारी बात कही गई है। आखिरी जो एक धागा था, आखिरी जो एक कॉमन पॉइंट था जो इस दादी और पोते को जोड़ता था, वो था वो कॉमन कमरा, जिस कमरे में वो दोनों साथ रहा करते थे। अब वो आखिरी लिंक भी दादी से उनका टूट गया, और अब वो जब यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने लगे पढ़ने के लिए, उन्हें अपना प्राइवेट कमरा दिया गया। अब दादी से उनकी बहुत कम बात हो पाती और बहुत कम ही उनका आमना सामना हो पाता। साथ में दादी ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। सहर्ष तो मैं नहीं कहूंगा, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूं कि दादी को कहीं दुख, पीड़ा, तकलीफ तो महसूस हुई होगी कि यार अब उसका कमरा भी अलग हो गया, तो आते जाते सुबह शाम में एक दूसरे को देख लेते थे, अब वो भी नहीं हो पाएगा। और दादी ने अपना पूरा ध्यान सारी चीजों को छोड़कर केवल और केवल पूजा पाठ की तरफ मोड़ लिया। अब वो दिन रात सुबह शाम केवल माला फेरती रहती थी, माला फेरती रहती थी, माला फेरती रहती थी, माला फेरती रहती थी, माला फेरती रहती थी। हाँ, बस भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान का जाप, उसके अलावा कुछ नहीं। दोपहर के कुछ समय के लिए वो माला फेरने का काम छोड़ती थी और वही
उनके जीवन का यानी उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा आधे घंटे का समय हुआ करता था। उस समय वो क्या करती, घर के बरामदे में बैठ जाती, चौक में बैठ जाती और बैठ करके रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके और फेंका करती, जिसे बहुत सारी चिड़िया गोरैया आ जाती और वो उन्हें खाती। उनमें से कई गोरैया, कई चिड़िया दादी के साथ इतनी फ्रैंक हो गई थी, कोई आके उनके घुटने पे बैठ जाती, कोई आके उनके कंधे पे बैठ जाती, कोई आके उनके सर पे बैठ जाती और वो बड़े प्यार से, बड़े लाड से उनको फटकार देती, मतलब नीचे उतार देती। और इस तरीके से दादी का और खुशवंत सिंह जी का जीवन आगे बढ़ने लगा, चलने लगा। कुछ समय बाद जब यहां पर खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई खत्म हुई, तब उन्होंने दादी को बताया कि मुझे कुछ वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए मुझे विदेश जाना होगा पढ़ने के लिए। और ये बात सुनकर के दादी कोई इमोशन शो नहीं करती, बोले हाँ ठीक है जाओ। और फिर दादी जो है खुद खुशवंत सिंह जी को अपने उनके माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती है, लेकिन कहीं पर भी एक छोटा सा साइन ऑफ इमोशन भी वो वहां पर नहीं दिखाती हैं। वो उन्हें गले लगाती हैं, उनके माथे को चूमती है और जाने की आज्ञा दे देती है। वो वहां से जाते समय खुशवंत सिंह ये सोचते हैं कि 5 वर्षों के लिए मैं जा रहा हूं, पता नहीं वापस कब लौटूंगा, और जब लौटूंगा तब तक दादी से मिलना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन्हीं विचारों में, इन्हीं उधेड़ बुन के साथ खुशवंत सिंह जो है वो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और जब 5 साल बाद वो वापस लौटते हैं, तब भी दादी उन्हें बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिखाई देती है और रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए आती हैं। तो जब वो उनका वेलकम करती है, फिर से उसे गले लगाती है, उसके माथे को चूमती है, पर कुछ कहती नहीं है, उनसे कोई बात नहीं करती। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो दादी माँ जो है घर के आसपास की औरतों को इकट्ठा कर लेती है और ढोलक बजा करके योद्धाओं के घर आने के जो गीत होते हैं, योद्धा लोग जब युद्ध करके वापस घर लौटते हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को गाती है, भगवान का धन्यवाद देती है। बहुत ज्यादा देर तक जब ये कीर्तन भजन चलते रहते हैं तो खुशवंत सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को लगता है कि दादी माँ की तबियत खराब ना हो जाए, तो वो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, वहां से उठने के लिए कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, ठीक है बात, थक जाओगी। लेकिन दादी माँ उनकी एक नहीं सुनती और वो काफी लंबे समय तक ढोलक बजाती रहती है और गीत गाती रहती है। कुछ समय के बाद, थोड़ी देर बाद ही दादी माँ की तबियत खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उनको कहता है कि कोई नहीं, बस थोड़ा सा एक्सर्शन हुआ है, थोड़ी थकान हो गई है, हल्का सा फीवर है, ठीक हो जाएंगी शाम तक। लेकिन दादी माँ के इस बारे में कोई और ही विचार थे। दादी माँ को लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, ये वो समय आ गया है जब इस संसार को मुझे छोड़कर जाना है। और इस समय में सब लोग उनको मना करते हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा तो है, थोड़ी सी तबियत खराब हुई है, आप ठीक हो जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दादी माँ के अलग ही विचार थे, उन्हें लगा उनका अंतिम वक्त आ चुका है। और अपने अंतिम वक्त में, ये जो अंतिम कुछ क्षण उनके जीवन के बचे थे, दादी माँ अपने घर परिवार वालों के साथ बातचीत करके इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। मतलब कितनी कितनी गहरी बात यहाँ खुशवंत सिंह जी लिखते हैं कि हम लोगों से जब हम कहते हैं कि दादी माँ आप कुछ भी हो सकता है, हमसे बात कर लो, अपने परिवार से मिल लो, निकलो यहाँ से सब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। अंतिम कुछ घंटे बचे हैं, 2 4 6 घंटे बचे हैं, मैं माला फेरूंगी, अपने भगवान का जाप करूंगी और चली जाऊंगी। और यही होता है, भगवान का नाम लेते हुए, माला का जप करते हुए वो अपने प्राणों को त्याग देती हैं और उनके हाथ से माला छूटकर गिर जाती है। इस प्रकार से उनकी दादी जी का देहावसन हो जाता है, उनका परम पद हो जाता है। और उसके बाद जो भी अंतिम विदाई के रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उनको परफॉर्म किया जाता है। उनके शव को उठा करके बिस्तर से नीचे उतारा जाता है और दोपहर का वही समय वापस आता है जिस समय उन्हें ले जाने का समय होता है। तब दोपहर के समय में जो खुशवंत सिंह जी की माँ होती है वो रोटी के टुकड़े करके और बरामदे में फैला देती है कि जो चिड़ियाएं हैं वो इसको चुप करके यहां से चली जाएंगी। लेकिन सारी चिड़ियाएं वहां आती हैं, चुप, बिल्कुल मौन, बिल्कुल कोई आवाज किए बिना वहां पर चुपचाप बैठती है, अपनी आखिरी श्रद्धांजलि जो है वो उन दादी माँ को देती है और बिना एक छोटा सा टुकड़ा भी रोटी का खाए वहां से उड़कर चली जाती हैं। और दादी जो है उन्हें भी क्रिमेशन ग्राउंड यानी कि जहां पर हम कहते हैं शमशान की ओर ले जाया जाता है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारी ये पहली कहानी है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि एक महिला का चरित्र चित्रण या एक महिला का चित्र। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की बात हम कर रहे हैं, जिस महिला का चित्र हम देख रहे हैं, वो दादी माँ है खुशवंत सिंह जी की। और उनका जो कैरेक्टर है इस पूरे चैप्टर में, मतलब मुझे 11th क्लास में, 12th क्लास में किसी भी चैप्टर में किसी का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं लगा। मतलब बहुत ही शानदार लाजवाब कैरेक्टर है। ऐसा चरित्र बड़ी मुश्किल से या मुद्दतों से देखने को मिलता है, ऐसा चरित्र आपको हर कहीं नहीं मिलेगा।
अपने इकलौते, जिसको बहुत ज्यादा प्यार करती है, उस इकलौते पोते से अलग होने की कोई पीड़ा नहीं। हाँ ठीक है, जाओ पढ़ो, अपने माला फेरने में लगे। दादी माँ जा रहा हूं 5 साल के लिए, हाँ ठीक है। वापस आ गया दादी माँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीवन में कोई है, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेम का नाम तो स्वतंत्रता ही है ना। बांध कर तो नहीं रखा जा सकता, जिससे हम प्यार करते हैं उसको बांध कर तो नहीं रखा जा सकता। दादी माँ अगर यहाँ खुशवंत सिंह को बांध कर रखती अपने साथ, नहीं नहीं तुम तो इस स्कूल में मत जाओ, तो आज शायद खुशवंत सिंह जी नहीं होते। तो इसलिए जो आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा ना, कल हम इसे लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, तो आपको दादी का जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा ना, मैं 100% श्योर हूं आप लोग उसके फैन हो जाओगे कि यार भाई साहब लाइफ जीनी तो दादी जी जैसे दीजिए नहीं है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, जो है ठीक है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, कोई आ रहा है जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार का ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी स्टोरी, फटाफट से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। समझ में आई स्टोरी अच्छे से? हाँ अच्छे से समझ में आई स्टोरी, क्या स्टोरी है? हाँ, इट्स रियली अ वेरी इमोशनल स्टोरी, इट टचेस यू इन द डीप ऑफ योर हार्ट, आपको आपके हृदय की गहराई तक छुएगी ये स्टोरी है। कोई रोया, रोना वोना मत भाई। चलिए, महिला का जो चित्र है इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टोरी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है विवरणात्मक, जिसमें हर चीज का आपको विवरण ही मिलेगा। विवरणात्मक, ये एक विवरणात्मक कहानी है, डिस्क्राइबिंग खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। और ये कहानी क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, व्याख्या करती है, विवरण देती है खुशवंत सिंह जी की दादी मां का। He describes his relationship with his grandmother in the story। और यहां पर खुशवंत सिंह जी डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं उनके संबंध के साथ, कि उनका दादी मां के साथ कैसा संबंध था इस कहानी में। कौन सी कहानी में? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में, ठीक है। ही रिकॉल्स, रिकॉल्स का मतलब होता है पुराने समय को फिर से याद करना है। मैं रिकॉल करता हूं मेरी दादी का समय, तो मुझे ये याद आता है, गांव में रहती थी दादी, मतलब उसके बाद तो शहर आ गई थी, लेकिन एक घटना जो मुझे बहुत ज्यादा याद आती है, तो दादी माँ को खाना पकाना बहुत पसंद था। मतलब हम 10 भाई है, वैसे उनके 10 पोते थे, 10 भाई है, तो 10 पोते थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था अपने हाथों से खाना बना के खिलाना। आयु या अवस्था इतनी ज्यादा थी कि उनको आंखों से लगभग लगभग दिखना बंद हो चुका था, वो हर चीज का बस अंदाजा ही लगाती थी कि हाँ ये चीज ये है। तो वो खाना बना रही थी, वही गांव में तो चूल्हा होता है, चूल्हे के ऊपर खाना वाना बना रही थी, मोटी सारी उन्होंने बढ़िया आराम से रोटी बनाई, रोटी बनाकर हमें दी, और हम 3-3 4-4 भाई एक एक थाली में बैठ के खाना खाते थे। गांव में इतने बर्तन वर्तन होते नहीं है, बहुत लिमिटेड ही होते हैं बर्तन वगैरह, तो उन्होंने बढ़िया रखी और ऐसे घी उठाया और घी की घलोड़ी यूं टर करके पूरी उल्टी। और मैंने देखा, मैंने कहा दादी कि ये हम दादी नहीं बोलते थे, हम बाबू बोलते थे। मतलब हमारे यहाँ राजस्थानी में बाबू बोलते हैं, बाई बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, तो वो वैसे बाबू बोलते थे दादी को, है ना। उल्टी करी और उसके अंदर भैया चीटियां ही चीटियां, मतलब पूरा का पूरा रोटी और पूरा घी जो है चीटियों से भरा हुआ था। मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता था, तब भी वो ये उनके रहता था कि मेरे बच्चे आए सारे के सारे, तो खाना बना के मैं ही खिलाऊं। तो वो जैसे मैं इन चीजों को याद करता हूं, तो वैसे ही खुशवंत सिंह जी जो है वो भी पुराने समय को, पुरानी समय को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं उनकी दादी माँ को एज अ शॉर्ट, कि कम ऊंचाई वाली ओल्ड वृद्ध महिला थी, स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी उनकी कमर क्या है, झुकी हुई थी, लेडी, ऐसी लेडी। ही स्केचेस द लेडी, और वह शब्द चित्र बनाते हैं उस महिला का एज नॉट वेरी प्रिटी, कि वो बहुत प्यारी नहीं थी, बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल, लेकिन लगातार निरंतर वो बहुत ही सुंदर थी। थ्रू आउट हर लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में। एंड द 25 ईयर्स दैट द ऑथर हैड स्टेड विथ हर, और 25 वर्ष, सॉरी 20 ईयर्स, 25 नहीं है 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक जब यहां पर खुशवंत सिंह जी उनके साथ रहते हैं, शी वॉज हेल्दी एंड लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ, वे पूरी तरीके से हमेशा स्वस्थ थी और उन्होंने एक लंबा जीवन जिया था। इन द स्टोरी, इस कहानी में, द ऑथर डिस्क्राइब्स 3 phases ऑफ रिलेशनशिप। तो यहां पर खुशवंत सिंह जी जो हैं वो जीवन के, यानी उनके और उनके दादी के संबंध के 3 चरणों की व्याख्या करते हैं, 3 चरण बताते हैं। इन द स्टोरी विच इंक्लूड, इस कहानी में जिसमें इंक्लूड है, कौन कौन सा समय सम्मिलित है? द टाइम ऑफ कंप्लीट डिपेंडेंस, एक ऐसा समय जब
यहां पर खुशवंत सिंह जी पूरी तरीके से निर्भर हैं अपनी दादी पर। जो मैंने बताया था ना गांव वाला सीन, कि दो ही लोग हैं दादी के जीवन में, कौन? खुशवंत सिंह, और खुशवंत सिंह जी के जीवन में दादी, दो ही लोग हैं, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ रूम, कैसे वो एक कमरे में ही साथ में रहते हैं। एंड लूजिंग द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बाय गेटिंग हिज प्राइवेसी, और किस तरीके से जो एक कॉमन कनेक्शन था, लास्ट कॉमन लिंक था उन दोनों के बीच में, एक कॉमन कमरा, वो खो देते हैं जब खुशवंत सिंह जी को प्राइवेसी के लिए अलग कमरा दिया जाता है। ग्रैंड मदर हैड ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ मेंटेलिटी, तो दादी माँ जो है उनकी ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने समय के जो विचारधारा होती है ना, पुराने समय की जो विचारधारा होती है वैसी ही उनकी मेंटेलिटी थी। एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ म्यूजिक लेसन्स टॉट टू द ऑथर, और वह पूरी तरीके से डिसअप्रूव करती थी, यानी अपनी असहमति जताती थी कि जो म्यूजिक यानी संगीत के जो पाठ, संगीत जो सिखाया जा रहा था ऑथर को इन द स्कूल, उसके स्कूल में। एनिमल लवर, बहुत ही ज्यादा पशुओं से प्रेम करने वाली थी क्योंकि चिड़ियाओं को खाना खिलाती रहती थी। थीस्ट कहा जाता है ईश्वर में जो आस्था रखता है ना। एक होता है आस्तिक, होते हैं एक नास्तिक। तो ये आस्तिक जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थीस्ट कहा जाता है। एंड द फॉर्मरली केयरिंग लेडी डाइड आउट ऑफ वेरी यूजुअल माइल्ड फीवर, और एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से जो केयर करने वाली है, सभी का ध्यान रखने वाली है, ऐसी महिला जो कि बहुत ही यूजुअल, बहुत ही सामान्य, माइल्ड, हल्के बुखार से जिनकी मृत्यु हो जाती है। सी स्पेंड हर लास्ट चैप्टर चैंटिंग द गॉड्स नेम। ये यहां पर आपको लगेगा कि यार कोई इंसान कितना स्ट्रांग हो सकता है। आपको अगर पता चल जाए ना कि 2-4 घंटे में अपनी मौत होने वाली, मुझे पता चल जाए अगर 2-4 घंटे में मौत होने वाली, तो मेरे मन में आएगा मैं मेरे माता पिता से मिल लूं, मैं अपने घर परिवार वालों से मिल लूं, मैं अपने मित्र सगे संबंधियों से मिल लूं, क्योंकि ठीक है ये जीवन काल खत्म हो गया, अब दोबारा किसी से मिलना नसीब होगा नहीं होगा भगवान जानता है, तो मैं चाहूंगा मिल लूं। दादी माँ यहाँ पर अलग कैरेक्टर है भैया। दादी पकड़ो रवाना हो यहाँ से, निकलो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2-4 घंटे ही तो बचे, भगवान का नाम जपने दो 2-4 घंटे और। तो मतलब इतनी ज्यादा थीस्ट है ना, वो अपने भगवान के नाम का जाप करती रहती है अपने अंतिम अध्याय में भी, एंड प्रेइंग, और प्रार्थना करती रहती है। शी इग्नोर्ड द प्रोटेस्ट डन बाय द ऑथर एंड द ऑथर्स पेरेंट्स, वो पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है उस विरोध को जो विरोध लेखक के द्वारा या लेखक के माता पिता के द्वारा किया जा रहा है। फाइनली अंततः विद अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस शी डाइड, और एक शांतिपूर्ण सन्नाटा उनके चेहरे पर फैल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ड्यूरिंग द कस्टमरी सेरेमनी, तो ये जो कस्टम के लिए यानी कि परंपरागत तरीके से जो सेरेमनी की जाती है अंतिम विदा की, बिफोर द फ्यूनरल, फ्यूनरल से पहले, द कॉर्प्स वॉज लाइंग इन हर रूम, तो कॉर्प्स का मतलब होता है शव, हिंदी में कहते हैं शव या लाश कह सकते हो, डेड बॉडी। वो लेटी हुई थी, उसे लेटाया गया था उनके कमरे में। वेयर 1000 स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जहां पर 1000 जो चिड़ियाएं हैं वो चारों तरफ बिखरी हुई, चारों तरफ फैल करके पूरे के पूरे फ्लोर पर बैठी हुई थी। वेरी क्वाइट, बहुत ज्यादा शांत। दे शोड देयर सोरो बाय टेकिंग नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स, और वे अपना सोरो यानी कि अपना दुख दर्शाती हैं, सारे के सारे पक्षी अपने दुख को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? बाय टेकिंग नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान ना दे करके। केप्ट बाय द ऑथर्स मदर, वो रोटी के टुकड़े जो कि खुशवंत सिंह जी के माता जी के द्वारा रखे गए थे। एंड फ्लू अवे, और वो सब वहां से चली जाती हैं उड़ करके। वंस द बॉडी वॉज कैरिड अवे, एक बार जब उस शव को उठाकर घर से बाहर ले जाया जाता है तो सारे पक्षी भी उड़ जाते हैं। एंड केम बैक नेवर अगेन, और वह कभी दोबारा लौटकर नहीं आते हैं, वे कभी कभी दोबारा नहीं लौटते हैं। तो ये गाइस हमारा छोटी सी समरी है। इस समरी में से कुछ वर्ड्स हैं, तो प्लीज बार बार ना बोलना पड़े। समरी के अंदर वर्ड मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, समरी के वर्ड मीनिंग्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है तो 2-5 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए, पहले चैप्टर से आप जुड़े हुए रहें और साथ में लगातार काम करते रहें और लगातार अपनी लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। उसमें जो भी मुझसे बन पड़ेगा उतनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को अभी से अब अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सीरियसली स्टार्ट कर लेनी चाहिए और वर्ड मीनिंग्स चैप्टर के तैयार करना शुरू कर दो साथ के साथ। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है समरी, इसकी आप लोगों को क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है आफ्टर द लेक्चर, यहां मत लिखना, लेक्चर के बाद लिखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज हमारा फर्स्ट डे है, आप सभी लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी। और कल से अब हम रेगुलर रहेंगे और बस मस्ती मजाक करते रहेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहेंगे। कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, है ना, बिकॉज परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। कॉन्टिन्यूटी, लगातार निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो मिलता हूं आप लोगों से कल। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।